प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज का टॉपिक है मेंस राइट्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राकेश जी। इनका परिचय। मिस्टर राकेश जी मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं जो पिछले 6 सालों से मेंस राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आज मैं मिस्टर राकेश जी से मेंस राइट से जुड़े कुछ मुद्दों पे सवाल करने वाला हूँ। तो मिस्टर राकेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हकीकत प्रोग्राम। और मेरा पहला सवाल आपसे है, समाज में पुरुषों की आम समस्या क्या है? सबसे पहले नमस्कार अरविंद जी, और बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। आपके प्रोग्राम हकीकत में मेंस राइट मूवमेंट से रिलेटेड बातों को समाज के आम लोगों तक रूबरू कराने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने काफी सीरियस टॉपिक और काफी अलार्मिंग टॉपिक को सिलेक्ट किया है, और आपके सवाल की ओर आते हैं। समाज में पुरुषों की आम समस्या क्या है? आज के सिनारियो में समाज में पुरुषों की सबसे जो आम समस्या है कि समाज में पुरुष जो प्रताड़ित हो रहे हैं, खास करके महिलाओं के द्वारा पुरुष जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उस प्रताड़ना को ना किसी फोरम पे उनका कोई सुनने वाला है, ना कोई उनको संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपने विरुद्ध या उनके साथ जो हो रहा है अत्याचार महिलाओं के द्वारा, उसको कहीं वो दर्ज करा सकते हो, और उनको जो महिलाएं प्रताड़ित कर रही है उनके अगेंस्ट मुकदमा हो या उनके अगेंस्ट जो न्यायोचित कदम हो या कोई भी न्याय वाली जो प्रक्रिया हो, ऐसा कुछ भी प्रावधान भारत सरकार के द्वारा पुरुषों को प्रदान नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के जमाने में पुरुषों के सामने आ गई है, और जिससे कि पुरुष बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो राकेश जी, जैसे कि आपने ये सब समस्या बताएं, तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आपके पास कोई डेटा है जो कि आपने कुछ गवर्नमेंट का डेटा है, ऐसा कुछ आपके पास डेटा है जो आप बता सकते हो कि ये सच में समस्याएं, आम समस्या है पुरुषों की? बहुत सुंदर। सबसे पहले आपने जो ये डाटा की बात की, मैं आपको बता दूं कि पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है खास करके महिलाओं के द्वारा, तो ये जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को रिकॉर्ड करने के लिए जो डाटा होना चाहिए, सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा वो डाटा रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। सबसे पहली बात, अब हमारे कंट्री में जैसे कि आपको पता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रत्येक तरह के डाटा के रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड में रखती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रत्येक साल डाटा को मेंटेन करती है, और उस डाटा को फिर आम पब्लिक के पास जो है हर एक साल पब्लिश होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो ही डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में अभी तक दर्ज हुआ है, या जिस डाटा को सरकार कलेक्ट कर रही है, सीमित रूप में यदि वहीं पे हम लोग जाएं तो आप देख सकते हैं एनसीआरबी डाटा 2020 में पुरुषों का जो सुसाइड रेट है महिलाओं के रिस्पेक्ट में लगभग 3 गुना है। अब आप ये मान के चलिए कि समाज के लगभग 70 से 80% लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। आप एनसीआरबी डाटा 2020 का जो दिखाया गया है सुसाइडल रेट, आप उसमें एज वाइज भी देख सकते हैं। आपको कमोबेश एज वाइज भी डाटा महिलाओं के रिस्पेक्ट में पुरुषों का 3 गुना दिखेगा। या फिर इसको और आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि
उसमें एक और मतलब कि डाइवोर्सी हुआ, मैरिड हुआ, अनमैरिड हुआ, कहीं भी आप डाटा देखेंगे तो आपको रफली ये देखने को मिलेगा कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों का जो आत्महत्या का दर है वो 3 गुना है। ये एनसीआरबी का डाटा हुआ आत्महत्या से रिलेटेड पुरुषों का। इसके अलावा बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आरटीआई लगा करके आपको जो अलग अलग आईपीसी सेक्शन में जो पुरुषों पे दोषारोपण होता है, जैसे रेप के लिए 376 का है, डॉरी के लिए 498 का है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए डीवी एक्ट का है, तो आरटीआई से जो अलग अलग राज्यों से डाटा कलेक्ट हुआ है आरटीआई के थ्रू, तो इसमें जान के आपको शौक लगेगा कि रेप की घटना, हालांकि रेप की घटना बहुत जघन्य अपराध है, मैं इसको कहीं से भी सही साथ नहीं देता हूं, लेकिन इस 376 आईपीसी की बहुत सी महिला अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए गलत ढंग से लगाती है, जिसका कि आंकड़ा मैं आपको बताऊं आरटीआई से जो कलेक्टेड है, इसमें आपको कमोबेश मोर देन 74% जो डाटा है या फिर आरोप है वो दोष सिद्धि नहीं हो पाते हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि ये 76-74% जो रेप के आरोप हैं वो गलत हैं तथ्यात्मक रूप से, जो हमारे पास आरटीआई से कलेक्टेड करता है। उसी तरह आप आरटीआई से कलेक्टेड 498 का भी डाटा देख सकते हैं। आपको यहाँ के भी जान के बहुत शौक लगेगा कि लगभग 98% 498 का जो केस दर्ज होता है वो गलत होता है, मतलब दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। तो आप समझ लीजिए कि कितने 498 के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये डाटा से, ये तथ्य से, आरटीआई से जो कलेक्ट हुए हैं, ये खुद उस चीज को प्रदर्शित करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का तो 99% फॉल्स है। ये आरटीआई जो अलग अलग कलेक्टेड है, जिन लोगों ने भी राज्य सरकार से या भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से उस डाटा को कलेक्ट किया है, कन्विक्शन रेट को, दोष सिद्ध को, तो ये दोष सिद्धि 498 के केस में, डोरी के किसी भी सेक्शन में या फिर आपके डीवी एक्ट में, ये कमोबेश मोर देन 90% जो है फॉल्स साबित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून का महिलाएं जो है पुरुषों के खिलाफ एक हथियार की तरह यूज कितने स्तर से कर रही है। यार राकेश जी, जैसे कि आपने मुझे डेटा के थ्रू ये चीजें बताई है, तो ये काफी हैरान करने वाले हैं कि जिसका रेशो 98% से 98% तक के फेक केसेस हैं, तो ये डेटा काफी हैरान करने वाले हैं। इसमें आपने मुझे एनसीआरबी का डेटा बताया और कुछ आरटीआई के थ्रू आपने दिल्ली एंड बेंगलोर के हाईकोर्ट का जो डेटा था वो भी आपने शेयर किया। तो राकेश जी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे। अभी तक जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो आम समस्या क्या था, और दूसरा था कि आपके पास डेटा क्या है, तो आपने दोनों बता दिया। अब मैं तीसरा प्रश्न पे आता हूँ कि पुरुषों के समस्या का समाधान क्या है। कि अभी तक तो आपने समस्या बता दिया और उसका डेटा बता दिया, अब ये बताओ कि इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान क्या है। जैसे कि आप सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस या फिर और क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर इसका क्या समाधान है, मुझे कुछ इसके बारे में कुछ बताओगे? बहुत अच्छा अरविंद जी, आपने यहाँ भी बहुत अच्छा सवाल दोबारा किया है। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले इस समस्या के मुझे जो है जड़ में जाना पड़ेगा, और इस समस्या के जड़ में जब आप जाएंगे तो क्या है ना, यहाँ पे जो समाज की मानसिकता है, उस मानसिकता पे सबसे पहले हमें जो है ना, मतलब वो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि उस मानसिकता में हमें सुधार लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी समाज की स्थिति ये है, मानसिकता की स्थिति समाज के लोगों की ये मानसिकता बनी हुई है कि नारी अबला है, नारी गलत नहीं हो सकती है। आप इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी महिला का सिर्फ स्टेटमेंट जो है, सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे कहीं भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में मेनली जो है उसका स्टेटमेंट काफी होता है एफआईआर दर्ज करने के लिए,
क्यों? क्योंकि समाज में ये कमोबेश अवधारणा बनी हुई है कि महिला है तो गलत नहीं कर सकती है, महिला है तो अबला है, महिला है तो देवी है। और ये जो अवधारणा बनी हुई है अबला देवी गलत नहीं कर सकती है, इसका महिला जो है बहुत भरसक इस्तेमाल कर रही है अपने अपने पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए, पुरुषों को परेशान करने के लिए। तो सबसे पहले जितना डाटा मैंने अभी जस्ट दिखाया, चाहे एनसीआरबी का डाटा हो, चाहे आरटीआई से कलेक्टेड डाटा हो, जो तथ्य वहां से निकल के आ रहे हैं वो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि महिलाएं कितने स्तर पे झूठ बोल के पुरुषों को परेशान कर रही है। ये सबसे पहले लोगों को, हमारे समाज को समझना होगा। और अब इसके बाद दूसरी बात जहां हिट करने की है कि सरकार ने जितने भी जेंडर बायस लॉ बनाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसका कि अब महिलाएं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है पुरुषों को परेशान करने के लिए, तो उस हथियार का कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया। आप सिंपल जानते हैं, जब कोई हथियार डेवलप किया जाता है या जब कोई हथियार इस्तेमाल में लाने से पहले उसकी सावधानियां, उसके कॉन्स्ट्रेंट पे भी चर्चा की जाती है और उसका भी प्रावधान किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, जितने भी ये हथियार दिए गए 498 और जो भी इनके सुरक्षा के लिए दिए गए, उनका क्या है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस वजह से उनके मन में किसी तरह का कोई वो नहीं है, भय नहीं है, और वो धड़ल्ले से इसका गलत इस्तेमाल करती है और इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को परेशान करने के लिए कर रही है। तो यहाँ पे दूसरी बात है कि हमें उसके कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे, हमें उसके लिमिटेशन देने पड़ेंगे, हमें गलत मुकदमा दर्ज करने वालों के अगेंस्ट भी कुछ न कुछ इंगित करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कानूनन प्रावधान लाना पड़ेगा। तब जाकर के हमें उस चीज में जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और इसमें स्टेप हम ये कर सकते हैं कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कहीं फॉलो अप सही ढंग से नहीं किया जाता है। जैसे कि आप मान लो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस बिहार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही बोल दिया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपको 41A का नोटिस सर्व करना है और डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं करना है। अब इस गाइडलाइन को बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो है फॉलो अप नहीं करते हैं। वो 498 दर्ज होते ही सीधा बिना 41A का नोटिस सर्व किए हुए पति को घर से उठा लेते हैं और उनको जेल में प्रताड़ित करते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है या फिर प्रोसीजर है, आपको जो केस फाइल करने का, उसको एक कोर्ट में चार्जशीट दायर करने तक का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में आपको कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और उसके लिए हमारे जो अलग अलग एजेंसियां हैं उसमें अवेयरनेस और उनको खास करके इस पर्टिकुलर टाइप के ट्रेनिंग की जरूरत है, सो दैट कि पुरुष फिजूल ढंग के प्रताड़ित ना हो सके इस तरह के कानून से। यह राकेश जी, आपने काफी डिटेल में जो पुरुषों की समस्या का जो समाधान बताया कि सोसाइटी में इसका अवेयरनेस फैलाना चाहिए और जो महिलाएं लॉ का मिसयूज कर रही हैं उन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए। तो राकेश जी, अब हमारा अगला सवाल आपसे है कि आप सरकार से किस तरह की सहायता चाहते हो। जैसे कि मेंस कमीशन, जैसे वुमेन्स कमीशन है, तो मेंस कमीशन की भी आपको ऐसा कुछ सरकार से गुहार लगाओगे या फिर जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो मुझे कुछ इस पे प्रकाश डालोगे कि आप बेसिकली सरकार से किस तरह की सहायता चाहते हो, अगर सरकार आपको सहायता देने के लिए अगर आगे आती है। इस समस्या के लिए यह यूं कहें कि हम लोगों का सबसे पहले सरकार से एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, मेंस कमीशन। आप भारत में जितने भी ये दुनिया में जीव जंतु हैं, हर एक डिपार्टमेंट का कमीशन है। क्यों है? तो वो क्यों कमीशन है, उसके स्पेशल अपलिफ्टमेंट के लिए है, वो कमीशन है उनके बेटरमेंट के लिए है।
वो कमीशन है उनकी समस्या को सबके सामने लाने के लिए है। वो कमीशन है उनके जो भी स्टेटस है, लाइव स्टैंडर्ड है या जो भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स को एक आंकड़ा के रूप में प्रत्येक साल कलेक्ट करें और उसमें जहां इंप्रूवमेंट का स्कोप बनता है उसको इंप्रूवमेंट करें। तो लेकिन सिर्फ मेंस कमीशन इस कंट्री में नहीं है, और जब तक मेंस कमीशन नहीं आएगा तब तक जो है इस समस्या को एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस समस्या को सही से महसूस नहीं कर सकते जब तक मेंस कमीशन नहीं आएगा, और जब तक उस समस्या को महसूस नहीं करेंगे तब तक समाधान की बात ही एक बहुत दूर की बात हो जाती है। तो सबसे पहला हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह से आप मान के चलिए, प्रत्येक साल 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 98,000 पुरुष जो है प्रत्येक साल सुसाइड कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि जितना भी मतलब कि केस हो रहा है इंडिया में कोर्ट में, उसमें मान के चलिए 35 to 40% केस जो है वो मैरिटल डिस्प्यूट का है, फैमिली डिस्प्यूट का है। और इस सारे डिस्प्यूट में जो मेजर है, मेनली है, 99% पुरुष प्रताड़ित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि, और आपको एक और आंकड़ा, मैं शॉकिंग आंकड़ा बताता हूं, पिछले 10 साल में हमारे पारामिलिट्री फोर्सेस में 2021 तक 1260 सुसाइड थे। और 1260 सुसाइड में आप मेजरली मान के चलिए मैरिटल और फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ही सुसाइड करते हैं वो। अब और आपको जान के शॉकिंग लगेगा, अकेले 2020 में जो है 160 सुसाइड है। तो आप समझ लीजिए सालों साल ग्रेजुअली ये पुरुषों का सुसाइड जो है बढ़ता जा रहा है। तो जब तक मेंस कमीशन हमारी सरकार से जो मांग है नहीं आएगी तब तक इस समस्या को महसूस करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा चीज कि जो मैंने पहले भी बोला, लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाना है। आपको लॉ को जब तक जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाएंगे तो जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं के हाथों से, तो वो समाधान नहीं हो पाएगा। प्लस जो गलत ढंग से इसका मिसयूज कर रहे हैं, जब तक इसको आप जेंडर न्यूट्रल नहीं करेंगे इसका मिसयूज नहीं रुक सकता है। ये हमारी सरकार से दूसरी मांग है कि आपको, जैसे जो भी प्रताड़ित हो रहा है, चाहे पुरुष प्रताड़ित हो रहा है चाहे महिला प्रताड़ित हो रही है, इसको आपको जेंडर न्यूट्रल बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाएंगे इस समस्या को हम पुरुषों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। मेंस कमीशन, जेंडर न्यूट्रल, बराबर, दोनों लॉ को जो है बनाना ही पड़ेगा। ये सरकार से हमारी मुख्य मांग है। राकेश जी, आपने काफी अच्छा बताया। तो सरकार से आपका, अगर मैं समराइज करूं, सरकार से आपकी दो मांगे हैं। एक तो मेंस कमीशन बनना चाहिए, दूसरा लॉ जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए। मतलब कोई क्राइम करता है तो वो क्रिमिनल है, वो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मेल है या फीमेल है या किस रिलीजन का है, क्रिमिनल है। और अब मैं मूव करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सरकार से तो आपने ये सब मदद मांग लिए, पर हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का भी कुछ जिम्मेदारी, दायित्व बनता है कि वो भी इसके ऊपर कुछ काम करें, सोसाइटी में अवेयरनेस लाए। तो राकेश जी, मुझे ये बता पाओगे क्या कि क्या कुछ एनजीओ हैं, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंस के लिए काम करती हैं? बहुत अच्छा अरविंद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अरविंद। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से एनजीओ हैं जो कि प्रताड़ित पुरुष को मोरल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपने फैमिली मेंबर की तरह करते हैं। जैसे कि मैं खुद सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं, और सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन जो है 2004 से झूठे मुकदमे में या प्रताड़ित पुरुष को सहयोग करने में अपने आप को इन्वॉल्व रखा है। इसके अलावा आप मुंबई में वास्तव टीम है जिसके अमित देशपांडे जी हेड हैं, और सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के मतलब अनिल मूर्ति जी उनके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं।
तो ये सब जो एनजीओ, इसके अलावा और भी बहुत से एनजीओ हैं। आप जब गूगल पे जाएंगे, नेट पे जाएंगे, तो आपको बहुत से एनजीओ मिलेंगे जो कि निःशुल्क रूप से इस तरह से प्रताड़ित पुरुषों को, या इस तरह से झूठे केस, झूठे मुकदमे में फंसे हुए पुरुषों को निःशुल्क रूप से ना सिर्फ मोरल सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनको लीगल गाइड भी करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के केस मुकदमे में पुरुषों के फंसने के बाद सबसे पहला चीज होता है कि उनको समाज से बाइकआउट मिल जाता है। समाज उनको एक अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। तो वहां पे उस समय उनको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो लीगल सपोर्ट की जरूरत, मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो मोरल सपोर्ट हमारे एनजीओ की एक फैमिली है, उस फैमिली के थ्रू उनको मोरल सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा जब वो लीगल एरिना में आते हैं तो उनको एडवोकेट के द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उतना ज्यादा जो सही ट्रैक पे गाइड होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो और उनके चक्कर में उलझते चले जाते हैं। तो उन सब कॉम्प्लेक्सिटी, लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग एडवाइस करके, ये समझिए जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो यहीं पे उस चीजों को रह के केस को फेस करके सीखे हैं, वो एडवाइस करके उनको लीगल गाइडेंस भी करते हैं। तो इस तरह बहुत से एनजीओ हैं, सेफ इंडिया फैमिली फाउंडेशन है, वास्तव है, जो कि मोरल सपोर्ट के साथ साथ लीगल सपोर्ट भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस तरह से मतलब मुकदमे में फंसे या फिर पीड़ित पुरुषों की करते हैं। ओके, काफी अच्छा राकेश जी। जैसा कि आपने बताया कि सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन और वास्तव ऐसे और काफी एनजीओस हैं जो मेंस के लिए सपोर्ट करते हैं। तो अगर इस तरह की समस्या से कोई अगर मैन परेशान है, जूझ रहा है, तो उनको इन एनजीओ का सहायता लेना चाहिए। राकेश जी, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2022 को हमने ट्विटर पे मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड होते देखा था। तो बेसिकली मैं जान सकता हूं ये मैरिज स्ट्राइक जो 18 जनवरी 2022 को ट्रेंड हुआ था, इसके पीछे क्या कहानी है और क्यों ट्रेंड किया गया इसको? हाँ, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये जो मैरिज स्ट्राइक का कंसेप्ट है, ये सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के फाउंडर अनिल मूर्ति के द्वारा इनिशिएट किया गया। अब जो पुरुष इस चीज को फील कर रहे हैं या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक या समाज तक एक मैसेज जो पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि अब इसका मैरिज में जो भी लॉ बना है, पुरुषों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उस लॉ में जो जेंडर बायस्ड लॉ बना हुआ है, एक तरफा लॉ बना हुआ है, तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है, मैरिज स्ट्राइक अभी के सिनारियों से। क्योंकि कानूनन सारे प्रावधान, सारे जो उसमें व्यवस्था किए गए हैं, एक तरफा रूप से महिलाओं के पक्ष में किए गए हैं, जिसका कि महिला जो है पुरुषों को मतलब प्रताड़ित करने में इस्तेमाल कर रही है। तो वो सारे सेंसिटिव लोग जो इस चीज को या तो इस चीज को फील कर चुके हैं या किसी दोस्त या साथी के माध्यम से फील कर रहे हैं, उन्होंने इसका एक ही समाधान निकाला या सरकार तक मैसेज पहुंचाने का एक ही रास्ता निकाला, अब मैरिज स्ट्राइक। अब आप समझ सकते हैं इतने बड़े स्तर पे ऑल इंडिया के लोगों ने इसको ट्रेंड कराया, मतलब इसमें अपना इंटरेस्ट शो अप किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैरिज स्ट्राइक जो है कितने लोगों के अंदर की भावना को व्यक्त कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये हम लोग अब समझ चुके हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा, यदि नहीं समझ चुके हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इतने बड़े स्तर पे ये ट्रेंड क्यों हुआ। तो ये आप और एक दो दिन ट्रेंड नहीं हुआ, ये उस वीक में जो है लगभग एक वीक तक ये मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड करता रहा नंबर 1-2 पे। तो आप समझ सकते हैं इस मैरिज स्ट्राइक के पीछे जो भावना थी वो कितनी गहरी थी और कितनी चिंतनीय थी। बराबर राकेश जी, ये जो हमने ट्विटर पे डेटा देखा वो काफी हैरान करने वाला है। वो कुछ 42.6
थाउजेंड्स ट्वीट्स हुआ है, और जैसा कि आपने बताया कि वो एक दिन ही ट्रेंड रहा है, ऐसा नहीं है, वो हफ्ते भर चला है। तो वाकई ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है, जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और हमारे समाज के लोगों की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, लोग दूसरों को अवेयर करें। और इसी पे हमारा अगला प्रश्न है राकेश जी आपसे, यदि कोई पुरुष झूठी केस का शिकार होता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको आप क्या एडवाइस दोगे? अगर कोई पुरुष झूठे केस के ऊपर कुछ फेक केस कर दिया गया है तो उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इसके जवाब में अरविंद जी, मैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या जो भी पुरुष गलत केस का शिकार हुए हैं, उनको सबसे पहला काम करना है, घबराना नहीं है। उनको बहुत ही शांति दिमाग से, हिम्मत से काम लेना है। क्योंकि आपके साथ जो घटना हुई है, आपको पता है पूरी तरह फॉल्स है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुई है, ये लाखों लोगों के साथ ये गलत केस हो रहा है, और 90%, मोर देन 90% लोग इस केस से अपने आप को जीत के बाहर निकाल लें। तो ये आप माइंड मेकअप कर लें कि ये कितने लेवल पे झूठ है और क्यों है। ये झूठ है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए। तो आपको जब तक इसमें आप हिम्मत से, शांति ढंग से अपने आप को नहीं खड़ा रखेंगे, तो आप यहाँ पे मतलब सही ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको शांत रहना है और अपने आप को सही साबित करना। ये एकदम सिंपल सी चीज है, थोड़ी सी स्ट्रगल है, लीगल चीज है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि कभी लोग इस चीज में रहते नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत से काम रखना है। दूसरी चीज, आपको कोई ना कोई जो इस एनजीओ के माध्यम से मदद मिलता है, आप आसपास या कोई एनजीओ को खोजें, जैसे सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन। तो यहाँ पे लोगों से आप लीगल गाइडेंस लें, मोरल सपोर्ट लें, और जब तक आप इसको मोरल सपोर्ट, लीगल गाइडेंस लेकर के अपने आप को एक ताकतवर रूप से खड़ा नहीं रखेंगे, तो आपके मन में गलत गलत ख्याल आते रहेंगे, आप इस केस को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो आपको और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको शांति दिमाग से, हिम्मत से लड़ना, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अंत तो आप समझ सकते हैं 90% से ज्यादा ये गलत साबित होता है, तो 90% चांस है कि आप जीतेंगे। तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। लोगों के साथ समस्या शेयर करें, जो इस समस्या को समझ रहे हैं, जो एनजीओ से लोग जुड़े हुए इस बात को समझ रहे हैं, वहां पे आप अपनी समस्या को शेयर करें, समाधान पूछें और हिम्मत से उसको फाइट करें, कुछ नहीं होने वाला। राकेश जी, आपने काफी अच्छा बताया, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं अपने दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप झूठी केस का शिकार होते हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप, जैसा कि राकेश जी ने बताया, कुछ एनजीओ हैं, उस एनजीओ का सहायता लो। आप लीगल सिस्टम पे भरोसा रखो, और उनको जो भी आपके साथ हुआ है उसको सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो, आप लीगल फाइट करो, और अंततः जीत आपकी होगी। तो और आगे राकेश जी से मैं काफी धन्यवाद दूंगा आपके बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे प्रोग्राम हकीकत में लिए। और जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं वो ये सुनने के बाद उनको काफी मोरल सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम हैज नो जेंडर। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपने सबको धन्यवाद करता हूँ।